गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अभी तक आर्थिक सर्वेक्षण में 3 पार्ट देख चुके हैं। इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे इसका यूनिट 4, जिसमें है पीडीएस सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जो आज नए जुड़े हुए हैं हमसे, वे इसके पहले जो 3 पार्ट हम देख चुके हैं, 3 क्लास हो चुका है, उसको जाके देख लेंगे, क्योंकि इसे जो जुड़े हुए फैक्ट हैं वो अगर स्टार्टिंग से अगर हम देखते हैं तो वो अच्छे से क्लियर होता है। क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में अगर एक तरीके से देखें तो जितना भी यूनिट है अपने आप में अलग रहता है, फिर भी आप एक बार जाके और जो इसके आगे के क्लासेस हैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक हुआ, टेलीग्राम हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी सहायता से जाके आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि टाइम पे जो अपडेट होता रहता है, सभी को यूट्यूब या क्लास के माध्यम से बता पाना संभव नहीं होता है। इसलिए आप अगर अन्य माध्यम से जुड़े हुए हैं तो हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का जो टॉपिक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसको हम शुरू करते हैं। मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये आपका छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण का अध्याय 4 है, जिसके अंतर्गत हम पीडीएस को पढ़ेंगे। मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले इसका जो आपका सूचकांक जारी किया जाता है, तो उसको दोनों लेवल पे हम देख लेते हैं। जैसे इसमें आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको सीपीआई भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है केंद्र सरकार के सीएसओ ऑफिस द्वारा या सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस द्वारा। तो इसके लिए अगर वैल्यू देखेंगे तो भारत के लिए इसकी वैल्यू है 2.19 और छत्तीसगढ़ के लिए इसकी वैल्यू है 0.22। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीडीएस भी कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी संख्या देख लेते हैं। तो इसकी कुल संख्या है 130, जहाँ पे जो उचित मूल्य की, जिसको दुकानें कह सकते हैं, इसके अंतर्गत संचालित हैं। उचित मूल्य की दुकानें की अगर कुल संख्या अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में इसकी कुल संख्या है 12,306। कुल संख्या है 12,306। तो अगर इसको 2 भाग में इसको विभाजित करें, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में दोनों तरीके से आप ग्रामीण क्षेत्र भी हैं और शहरी क्षेत्र भी हैं, तो अगर दोनों को अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ मिलेंगे? जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ में अगर शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों को देखेंगे तो उनकी संख्या अधिक है। तो अधिकांश जो उचित मूल्य की दुकानें हैं कहाँ मिलेंगे? ग्रामीण में मिलेंगे। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ग्रामीण क्षेत्र में इसकी मात्रा सर्वाधिक है। अप्रॉक्सीमेट हम देखेंगे तो 11,000, अगर 12,000 कुल है तो उसमें से 11,000 आपका ग्रामीण होगा, उसके बाद शहरी में 1,000 होगा। पहले आप इसका मोटा मोटा वैल्यू याद रखेंगे, उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू को याद रखने की कोशिश करेंगे। तो कुल हो गया 12,306। उसके बाद इसमें से 11,046 आपका ग्रामीण क्षेत्र में है और 1,261 आपके शहरी क्षेत्र में। इस तरीके से अगर जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 12,306। ये उचित मूल्य की दुकानें हैं। यहाँ पर हम प्रयास करेंगे जो आर्थिक सर्वेक्षण से जिस टॉपिक को हम देखेंगे तो उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं एग्जाम दृष्टि से, उसको पूरे के कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो छूटने की संभावना ना के बराबर हो। इसलिए आप ध्यान से इसको बस सुनते रहिए, एकदम याद करने की कोशिश करने या अपने माइंड को प्रेशर करने की जरूरत नहीं है। आप बस सुनते रहिए ध्यान से। जैसे ही आप क्लास करेंगे, अब देखेंगे तो अधिकांशतः आपका फैक्ट अपने आप याद हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान से वीडियो को देखना है शुरू से लेकर के अंतिम तक। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ में नोट्स बनाते भी चलिए, ताकि अपने लिखा हुआ क्या है देर तक आपको याद रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है राशन कार्ड की संख्या। अगर राशन कार्ड की संख्या देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में अगर देखेंगे तो जैसे आप 2 करोड़ के आसपास आपकी अप्रोक्सीमेट आपकी जनसंख्या है, 2 से 2.5 करोड़ तक, उसमें से अप्रोक्सीमेट या लगभग कहें 65 लाख के आसपास लोगों के अभी तक का जो आंकड़ा है उसमें राशन कार्ड जारी किया जा चुका है। 65 लाख के आसपास लोगों के लिए राशन कार्ड जारी किया जा चुका है। एग्जैक्ट वैल्यू है 65,163। उसके बाद इसमें से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो 5 केजी, जिनको जिन सदस्यों को 5 केजी तक का राशन मिलता है, उनकी अगर हम संख्या देखेंगे तो 5 केजी पर सदस्य को जो लाभान्वित सदस्य हैं वो आपके कुल जनसंख्या का 78% है। अगर हम इस वैल्यू को याद करना चाहें तो आपको मान लीजिए छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या है 100%, तो इस 100% से का 80% इससे लाभान्वित है। जो पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस प्रणाली है, उसमें 80% लोगों को लाभ मिल रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू आपका 78% है। याद करने के लिए आप सिंपल सा एक मोटा वैल्यू उठाते हैं, मतलब 100% में से 80% लोगों को लाभ मिलता है, मतलब बहुत अच्छा प्रयास है। तो इस तरीके से 78% लोगों को इसका लाभ मिलता है। इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। और इन अवार्ड को अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्पिटिटिव के हेतु अवार्ड हैं आपके 5 अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं, जिसमें है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, CSIE
गवर्नेंस अवार्ड, सेकेंड। थर्ड है उसके बाद है CSI नीलैंड ई गवर्नेंस अवार्ड, उसके बाद फोर्थ है ई इंडिया अवार्ड और 5 है मंथन अवार्ड। आप 1 से 2 बार इसको पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाता है। और एग्जाम में मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, फिर भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से पूछ देता है कितने अवार्ड पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार को मिल चुके हैं। तो सिंपल सा, अगर आप एक बार पढ़े रहेंगे, आपकी आंख के सामने से गुजरा रहेगा फैक्ट, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। इसको और कैसे में याद करें, जैसे नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड है, तो अगर हम सिंपल सा है NCCE और M, तो इस तरीके से अब एन से आपका नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, बाकी सभी में गवर्नेंस अवार्ड तो लगा ही है। उसके बाद सी का हो जाएगा CSIE गवर्नेंस अवार्ड। उसके बाद इसमें है CSI, इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया है नीलैंड अवार्ड। उसके बाद ई इंडिया अवार्ड और मंथन अवार्ड। 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में है आपका धान खरीदी का कम्प्यूटरीकरण। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि कंप्यूटर की सुविधा कब से प्रारंभ हुई। तो धान खरीदी के कंप्यूटरीकरण में सबसे पहले कंप्यूटर की सुविधा प्रारंभ की गई है 2007-8 से, और धान खरीदी को ऑनलाइन प्रारंभ हुआ की व्यवस्था जो प्रारंभ की गई है वो 2012 से 13 में। दोनों कन्फ्यूजन है। सबसे पहले क्या किया गया, आप कंप्यूटर की व्यवस्था करेंगे तभी किसी चीज़ को ऑनलाइन या आप नेट के माध्यम से या फिर सर्वर के माध्यम से जुड़ेंगे, तो सबसे पहले कंप्यूटर की व्यवस्था की गई, मतलब कंप्यूटरीकृत किया है। तो ये कब हुआ, बहुत पहले हुआ है, मतलब 2007-8 में। आप इसको याद रख लीजिए, 2007-8 में आप जो भी कर रहे थे, आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, तो उस ईयर से आपको जोड़ लीजिए कि कंप्यूटर की सुविधा वहाँ से शुरू हो गई। उसके बाद उसको ऑनलाइन की व्यवस्था कब की गई, 2012-13 में। अब उसको जोड़ लीजिए 2012-13 में। जैसे ये 8 है, सैमसंग के इधर है, तो इसमें 12 इधर से शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको अपने हिसाब से याद कर लीजिए। धान खरीद केंद्र की संख्या, अब धान तो कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है 2007-8 से। अब धान को खरीदना है तो कुल कितनी संख्या है जहाँ से धान खरीदी की जाती है, तो ये संख्या पूछता है। तो अधिकांश लोग जानते हैं धान खरीद कहाँ होता है, मंडी में होता है। तो इस तरीके से जहाँ से धान खरीदा जाता है राज्य सरकार के द्वारा, उनकी कुल संख्या पूछ रहा है। तो इस संख्या को अगर हम देखेंगे तो लगभग 2000 के आसपास है। छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में 2000 के आसपास धान खरीद केंद्र की संख्या है। और एग्जैक्ट संख्या इसकी कितनी है, 2047, ये इसकी धान खरीद केंद्र की संख्या है। और उसके बाद 2008 में, जनवरी 2008 में टोल फ्री नंबर जारी किया गया था। किसके लिए, किसान कॉल सेंटर के लिए। मतलब कई बार कुछ कहीं पे व्यापम में या यहाँ से क्वेश्चन बना है कि किसान कॉल सेंटर नंबर तो नहीं पूछता है, लेकिन किसान कॉल सेंटर कब जारी किया गया, तो इसमें सन याद रखना है। 2008 से किसान कॉल सेंटर के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या हो सकता है, क्या लाभ मिलता है। कोई भी किसान है, किसान से संबंधित कोई भी जानकारी है, यहाँ पूछ कर अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो सबसे पहला फैक्ट इसमें ये बनता है, प्रारंभ किया गया था 1 मई 2016। और इसका लक्ष्य क्या है या इसको प्रारंभ क्यों किया गया था, इनका मुख्य उद्देश्य था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य था मुफ्त में LPG गैस कनेक्शन देना। और किसके लिए जारी होता है, ये घर की जो महिलाएं हैं उनके नाम से दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, 200 का अंशदान के तहत उनको क्या मिलता है, लगभग ये कॉमन हो गया, सभी इसका लाभ ले रहे हैं तो जान रहे हैं। 200 का अंशदान दिया जाता है, जिसके अंतर्गत एक चूल्हा और एक गैस सिलेंडर दिया जाता है। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 1500 तक की सब्सिडी मिलती है। और अभी तक 2016 से लेकर के 2020 तक, क्योंकि जारी कब हुआ 2016 में, और अभी वर्तमान में चल रहा है 2020, तो अभी तक 29 लाख लोगों को, ये अगर मोटा मोटा देखेंगे तो 29 लाख लोगों को LPG गैस सिलेंडर जारी किया जा चुका है, या वहाँ तक गैस कनेक्शन पहुँचाया जा चुका है। 29 लाख, ये वैल्यू याद रखना है, 29 लाख। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको जारी कौन करता है, कृषि उपज जो आप कृषि के अंतर्गत क्या क्या, जैसे छत्तीसगढ़ में होता है, धान होता है, गेहूँ होता है, उसके अलावा मक्का है, या जितने भी खाद्यान्न पदार्थ हैं उनका एक समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। जैसे अब सभी देखते हैं कि मंडी में धान हो या फिर अन्य खाद्यान्न में बेचा जाता है, फिलहाल तो यहाँ पर धान और मक्का का ही इस तरीके से खरीद फरोख्त किया जाता है, तो उसका समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। समर्थन मूल्य का तात्पर्य होता है एक ऐसा न्यूनतम मूल्य जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, और उसी मूल्य पर उसकी खरीद की जाती है, उससे कम मूल्य पर खरीद नहीं होता, या उतना मूल्य देना ही पड़ता है राज्य सरकार को। तो इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है केंद्र सरकार करता है, और इसकी खरीदी कौन करता है, राज्य सरकार इसकी खरीदी करता है। और कुछ अंश अपने पास रख के एक जो न्यूनतम या कहें कि एक निश्चित अनुपात होता है, जिसमें उस खाद्यान्न को केंद्र सरकार को भी दिया जाता है।
अभी बीते समय में सभी ने इस चीज़ को देखा होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेकर के जो समर्थन मूल्य है उस पर लेकर के बहुत थोड़ा तनातनी हो रहा था, क्योंकि राज्य सरकार क्या चाह रहा था कि वो अपने राज्य के किसानों का धान को जो 2500 रुपये है उस समर्थन मूल्य पर वो खरीदे। लेकिन केंद्र सरकार का क्या था, केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य जारी किया तो उसमें वो लेना चाह रहा था, तो इस बीच को लेकर के थोड़ा सा दोनों के बीच में टकराव हुआ था। उस पर हमने जाते हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो बस हम यहाँ से बस ये जानना है कि समर्थन मूल्य जारी कौन करता है, केंद्र सरकार जारी करता है, और उस पर खरीदता कौन है, आपका राज्य सरकार। तो अब इसमें देखते हैं जारीकर्ता कौन है। जारी करता है कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CACP। कृषि उपज एवं मूल्य आयोग केंद्र सरकार की संस्था है CACP, और इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। और जो CGPSC की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप अपने मेंस के पेपर में भी पढ़ेंगे। कृषि उपज एवं मूल्य आयोग के बारे में डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा, इस जो संस्था क्या है इसके बारे में। उसके बाद है सॉरी घोषणाकर्ता कौन है। इसकी घोषणा करता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। और धान खरीदी की एजेंसी कौन सी है, धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। इस तरीके से इसमें आप देखिए कि ये जो दोनों क्या है, केंद्र की संस्था है, मतलब जारी कौन करता है, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग CACP जारी करता है, और उसकी घोषणा कौन करता है, जो कैबिनेट समिति है वो करता है। और धान को आपको खरीदता कौन है, राज्य सरकार करता है, राज्य सरकार खरीदता है। और राज्य सरकार की कौन सी संस्था खरीदती है, जो सहकारी विपणन संघ है इसके द्वारा खरीदा जाता है। इसको आप और कैसे याद कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार हम इसको लगता है सही पढ़े नहीं रहते हैं इसलिए कंफ्यूज जाते हैं वहाँ पे जाके। इसको और कैसे याद कर सकते हैं, ज़्यादातर सभी ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में देखेंगे तो कई स्थान पर लिखा रहता है सहकारी जो दुकान है, उचित मूल्य की दुकान, तो वहाँ पर सहकारी शब्द है, तो इसको आपको रिलेट करके याद रखना है। सहकारी जो विपणन संघ है उसके द्वारा आपके खाद्यान्न की खरीदी की जाती है, जिसमें धान खरीदी की ये एजेंसी है। अब धान उपार्जन, यहाँ पर करेंट का क्वेश्चन बनेगा कि धान उपार्जन का कार्य कब से कब तक किया गया था। यहाँ पर आपको उसका तिथि पूछेगा, तो अभी वर्तमान में कब से कब तक किया गया था। धान उपार्जन का कार्य 1 दिसंबर 2019 से लेकर के 20 फरवरी 2020 तक किया गया था। इस तिथि को आपको याद रखना है, 1 दिसंबर 2019 से 20 फरवरी 2020 तक। उसके बाद अब इसमें आपका थोड़ा सा डाटा है, इसको आप एक बार देख लेंगे, एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 3 बार आप इसको देखेंगे ना वीडियो को, तो अपने आप ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। 2018 और 19, 2018 और 19 में पहले मोटा आंकड़ा को लेते हैं, उसके बाद पॉइंट में हम वैल्यू देखेंगे, तो उसमें समझने में आसानी होगी। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो पहले पढ़ चुके हैं 1-2 बार, उनको तो उतना दिक्कत होगा नहीं, फिर भी हम सबको लेके चलेंगे। 2018-19 में क्या था, 16 लाख किसान ने पंजीयन कराया था। यहाँ पर पंजीयन 2 आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा। पंजीयन कराया था, पंजीयन कराने का मतलब है कि ये 16 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया था कि वो अपना धान बेचेंगे। उसके बाद उन 16 लाख में से केवल 15 लाख किसानों ने ही अपना धान बेचा। 15 लाख किसानों ने धान बेचा, और उस 15 लाख किसानों से कितना धान खरीदा गया था राज्य सरकार के द्वारा, ये था लगभग 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। अब हमको वैल्यू याद हो गया, मतलब 16 लाख किसानों ने क्या किया था, पंजीयन कराया था, उसमें से केवल 15 लाख, मतलब एक कम हो रहा है, 15 लाख लोगों ने बेचा। और कितना बेचा और कितना राज्य सरकार ने खरीदा, 80 लाख। ये मोटा मोटा याद हो गया वैल्यू। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो बीते सत्र का है, अब ये देखते हैं 2019-20 में क्या था, वैल्यू बढ़ गया है। वैल्यू क्या था, 19 लाख ने पंजीयन कराया, 19 लाख ने पंजीयन कराया, और यहाँ पर भी क्या है, ज़्यादा अंतर नहीं, एक कम, 18 लाख ने बेचा, और कितना बेचा, ये 85 लाख मीट्रिक टन है। तो अब आपको मोटा मोटा वैल्यू याद हो गया है। अब आपको पॉइंट को पकड़ते हैं 2018, ताकि जैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछता है तो भी आप अपने आंसर सही टिक करें। 2018-19 में 16.98 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था, और उनमें से कितने ने बेचा था, 15.78 लाख किसानों ने बेचा था, और वैल्यू कितना था, 80.38 लाख मीट्रिक धान राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई थी। उसके बाद 2019-20 में देखेंगे तो 19.55 लाख पंजीयन हुआ था, जिसमें से 18.20 या 20 लाख किसानों ने बेचा, और कितना खरीदा गया था राज्य सरकार द्वारा, 85 लाख मीट्रिक टन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इसको आप याद रखिए। उसके बाद हम देखेंगे मक्का उपार्जन केंद्र। मक्का उपार्जन केंद्र, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और जिस तरीके से धान का समर्थन मूल्य पे राज्य सरकार खरीदी करता है केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य पे, उसी तरीके से क्या किया जाता है, आपके मक्का का भी उपार्जन किया जाता है।
जब हम फिजिकल डिवीज़न पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ तो देखेंगे कि लगता है कि अरे मक्का कहाँ खेती की जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मक्का का भी खेती की जाती है और इसका भी उपार्जन किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कब से कब तक मक्का का उपार्जन किया गया है। उपार्जन मतलब होता है कब से कब तक इसकी खरीदी की गई, उसकी तिथि देखना है। तो 1 दिसंबर 2019 से 31 मई 2020 तक, उसमें क्या था 1 दिसंबर 2019 लेकर के फरवरी तक था, तो ये मई तक का इसके लिए समय दिया गया था, 31 मई 2020 तक का। अब इसमें जो 2018-19 का है, इसमें बस अभी तक का आंकड़े है, अगर नया अपडेट मिलता है तो उसको मैं आपको बाद में अपडेट करा दूंगी। 2018-19 में कितना था, इसमें 58.03 लाख मूल्य का, इसमें से 3,413.60 क्विंटल खरीद की गई है। इसमें वैल्यू कम है, उतना तो नहीं है, फिर भी हमको वैल्यू को याद रखना है। मूल्य कितना है 58 लाख है और इसमें कितना क्विंटल है, लगभग अप्रोक्सीमेट 3,000.60 क्विंटल। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी तक हम देख रहे थे, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था इसको देख लेते हैं। न्यूनतम 2019-20 के लिए पहले देखते हैं। धान सामान्य के लिए 1815 था और यही है 2020-21 के लिए 1868, इसमें वृद्धि हुई है। उसके बाद धान ग्रेड ए के लिए 1835 था और अभी वर्तमान में भी उसकी वृद्धि हुई है 1888। वैल्यू याद रखना आसान है, 1818, इसमें 1888 की है और इसमें 68 है। अब यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से नहीं बनेगा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछेगा कि अभी वर्तमान 2020-21 के लिए राज्य सरकार जो समर्थन मूल्य है, समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है, चाहे धान का सामान्य धान का पूछ दे, ग्रेड ए का पूछ दे या फिर मक्का का पूछ दे, क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनता है, इसलिए मैं केवल इन तीनों को ही ले रही हूँ। और अन्य समर्थन मूल्य भी आपको मिल जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण के, आपके पास हो सकता है नोट्स भी हो, अगर आपको चाहिए था आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कर देंगे, इसका PDF में डाल दूँगी। और एक चीज़ और, इसमें मैं PDF 1-2 इसके क्लास में आर्थिक सर्वेक्षण का मैंने PDF प्रोवाइड किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए मैंने PDF डालना छोड़ दिया। अगर आपको PDF चाहिए रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, तो मैं प्रोवाइड करा दूँगी इसको। हाँ, तो इसमें हम देख रहे थे इसमें वृद्धि हुई है और मक्का का कितना था 2019-20 में था, ये था आपका 1760, जो बढ़ के हो गया है 1850। अब इसमें वृद्धि पूछेगा, कई बार क्वेश्चन को घुमाना है, तो वृद्धि हुआ है आपके सामान्य और ग्रेड ए दोनों धान के लिए। अगर हम देखेंगे इसमें 1815 और 1835 इसको वृद्धि अगर हम माइनस करेंगे तो 53 रुपीज़ का हुआ है धान में दोनों में, और आपका मक्का के लिए हुआ है 90 रुपये का वृद्धि। तो ये हो गया आपका समर्थन मूल्य। यूनिवर्सल PDS सिस्टम, इसको प्रारंभ किया गया था अभी हाल ही में सॉरी 2 अक्टूबर 2019। ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इसको ये क्वेश्चन आया था आपके CGPSS प्री में, और इसको ऑनलाइन किया गया था। सार्वजनिक जो PDS सिस्टम है, PDS सिस्टम को पहले हम देख चुके हैं। PDS सिस्टम को 2007 से 8 में ऑनलाइन किया गया था, 12-13 कंप्यूटर किट किया गया था, 2000 यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 2007-8 में कंप्यूटर किट किया गया था, 2012-13 में ऑनलाइन हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल PDS सिस्टम। यूनिवर्सल PDS और PDS दोनों अलग है। तो यूनिवर्सल PDS जो सिस्टम है, सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यहाँ पर कन्फ्यूज़ होगा, दोनों में अंतर है क्योंकि जो सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 की हुई है, जबकि जो PDS सिस्टम है पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब इसमें जो होता क्या है, सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अलावा इसको शुरुआत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसमें क्या है, अभी तक एक कैटेगरी को ही मिलता था उसके अंतर्गत जो जिनको इसकी अर्हता प्राप्त थी, लेकिन इसका उद्देश्य है यूनिवर्सल PDS सिस्टम का राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। यहाँ पर जो गरीबी रेखा का एक क्राइटेरिया था, एक रेखा था, उसको हटा दिया गया था और इसके अंतर्गत सभी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है। गरीब रेखा से ऊपर के परिवार वालों के लिए भी यह सुरक्षा यह व्यवस्था की गई है। अब इसमें राशन कार्ड के अंतर्गत कौन कौन से कलर होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, सर्वाधिक कहाँ है, कौन से ज़िले में है, इसको देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे राशन कार्ड की, तो सर्वाधिक अगर राशन कार्ड हम देखेंगे तो सर्वाधिक राशन कार्ड है बिलासपुर ज़िला में। और अगर हम कुल देखेंगे सर्वाधिक में आपका राशन कार्ड की अगर संख्या पूछता है तो बिलासपुर ज़िला, अगर कुल बोलता है कि अभी तक कितने राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं तो इसमें है 65 लाख। इसको वैल्यू हम पहले दे चुके हैं, 65,163, इतना वैल्यू अभी तक जारी हो चुका है। इसमें थोड़ा आगे पीछे ये होगा, हो सकता है क्योंकि लगातार ये बन ही रहा है, लेकिन हमको जो डाटा मिला है एक निश्चित तिथि तक उसको हम लेके चलेंगे। नया डाटा आएगा तो उसमें हम अपडेट कर लेंगे, फिलहाल अभी तो नहीं आएगा, ये उतना ही रहेगा, उसी को लेके चलते हैं, इसी वैल्यू को ही आपको याद करना है।
और इसमें सर्वाधिक में है जो कुल में है, जो कुल आपका 65 लाख का राशन कार्ड जारी हुआ है उसमें सर्वाधिक कौन सा कार्ड जारी हुआ है? तो इसका आंसर है आपका प्राथमिकता। सर्वाधिक में जारी हुआ प्राथमिकता। अब इसमें हम राशन कार्ड का कलर, उनकी संख्या और सर्वाधिक जो जिला है जहाँ पर ये जारी हुआ है उसको देख लेते हैं। पहले आप इसको संख्या को देख लीजिए। जैसे प्राथमिकता है तो प्राथमिकता दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। सर्वाधिक राशन कार्ड कहाँ जारी हुआ है, किस जिले में? पूरा जो आपका जिला है छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं वहाँ बिलासपुर जिले में सर्वाधिक राशन कार्ड जारी हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा राशन कार्ड, जैसे अलग अलग टाइप के राशन कार्ड हैं तो उसमें कौन से राशन कार्ड जारी हुए हैं, तो प्राथमिकता की संख्या ज़्यादा है। अब इसमें राशन कार्ड में हम इसमें देखते हैं प्राथमिकता राशन कार्ड, तो सर्वाधिक इसकी संख्या है, जैसे आपका 65 लाख है, 65 लाख में से 61 लाख आपकी प्राथमिकता है और जारी कहाँ हुआ है, ये बिलासपुर में जारी हुआ है। अब इसको दोनों को कोलेट कर सकते हैं, मतलब सर्वाधिक कहाँ है हम पहले देखें बिलासपुर में है और सर्वाधिक कौन सा कार्ड है तो प्राथमिकता है, तो प्राथमिकता और बिलासपुर इस तरीके से 65 लाख में से 61 लाख आपका प्राथमिकता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है अंत्योदय। अंत्योदय इनका जो वैल्यू है या संख्या है लगभग 13 लाख के आसपास है। आप पॉइंट पे वैल्यू चाहें तो याद कर सकते हैं, संख्या पूछने की संभावना नहीं है, कभी कभी पूछ देता है तो आप मोटा मोटा भी वैल्यू याद रखेंगे तो आप यहाँ तक सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। यह है 13.95 लाख और कहाँ है, इसमें भी है आपका बिलासपुर, मतलब दोनों में आपका बिलासपुर है। उसके बाद है एकल निराश्रित, ये है 38,000 और है आपका जांजगीर चांपा। उसके बाद है आपका निःशक्तजन में है आपका 9,000 और ये है आपका दुर्ग। अन्नपूर्णा 6,000, ये सरगुजा। सामान्य में है 8,000, सामान्य में 8.54 हज़ार और ये है आपका रायपुर। और कुल है आपका, कुल में आपका 65 लाख है और कहाँ है इसका, बिलासपुर। अब इसका संख्या कलर देख लेते हैं। प्राथमिकता के लिए कलर है आपका लाल रंग, अंत्योदय के लिए पीला, एकल निराश्रित के लिए स्लेटी, निःशक्तजन के लिए काला, अन्नपूर्णा के लिए नीला। ये आप इस तरीके से कलर को याद रखेंगे। सामान्य के लिए शायद ये वाइट कलर है, मैं इसको कंफर्म नहीं हूँ इसलिए अभी इसको नहीं बता रही हूँ। अगर मेरे कंफर्म हो जाता है तो इसको मैं आपको अपडेट जब कराऊंगी जो वैल्यू छूटा है उसमें बता दूंगी। अगर किसी को पता होगा एग्जैक्ट तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको बताएं ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। उसके बाद इसमें आगे इसके लिए मैं इसको कैसे एग्जैक्ट याद रखें इसके लिए एक ट्रिकी वीडियो बना दूँगी, अलग से वीडियो ऑडियो, क्योंकि अभी इसी को बताती हूँ तो जो आपका क्लास है वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी। उसके बाद है योजना अंतर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर। इसमें योजना अंतर्गत जो खाद्यान्न दिया जाता है और क्या क्या दिया जाता है खाद्यान्न उसको इसमें देखते हैं। तो इसमें आपका है कार्ड को पहले देते हैं, पहले अंत्योदय है, ऐसे व्यक्ति जिनके पास अंत्योदय है या अंत्योदय कार्डधारी को क्या मिलता है, 35 किलो चावल मिलता है और उसका रेट कितना होता है, 1 रुपये। और इसके अलावा भी और क्या मिलता है, चना मिलता है 2 किलो और उसका रेट रहता है 5 रुपये। इसी में मैं चाह रही थी कि साथ में लेके चलूँ लेकिन बहुत हौच-पौच हो जा रहा था और कन्फ्यूज़न वाला था, इसलिए चावल के अतिरिक्त जो अन्य खाद्यान्न मिलता है उसके लिए अलग से उसमें लिया है। तो पहले हम इसमें चावल को ही देख लेते हैं। जैसे अंत्योदय को क्या मिलता है, 35 किलो चावल, चाहे यहाँ पर कितने भी सदस्य हैं 35 किलो चावल उसको मिलेगा। साथ में चना भी मिलेगा और चना प्रति किलोग्राम कितना होगा, 5 रुपये और चावल मिलेगा 1 रुपये किलोग्राम। उसके बाद प्राथमिकता का देखेंगे। प्राथमिकता में यहाँ पर क्राइटेरिया है 35 किलो ही, कितने भी सदस्य हैं 35 किलो मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है इसमें अगर एक सदस्य है और उनके पास प्राथमिकता राशन कार्ड है तो एक सदस्य के लिए मिलेगा आपका 10 किलो, अगर 2 सदस्य हैं तो 20 किलो, अगर 3 से लेकर के 5 सदस्य हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 35 किलो, अगर 5 से अधिक सदस्य हैं तो आपका ये प्रति व्यक्ति 7 किलो मिलेगा। अब इनका रेट कितना होगा, ये होगा 1 रुपये। उसके बाद अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा के लिए क्या होगा, अन्नपूर्णा को 35 किलो ही मिलेगा चाहे वो कितने भी सदस्य हों। और अन्नपूर्णा के लिए जो रेट होगा वो 10 किलो तक, जो 35 किलो मिलेगा उसमें से मान लीजिए 35 किलो है, 35 किलो में से अगर हम देखेंगे तो 10 किलो क्या है, ये फ्री में मिलेगा। और अगर इसमें 10 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 25 या 25 मिलेगा। तो जो 25 किलो है उसके लिए उनको 1 रुपये देना पड़ेगा। तो मतलब इसमें कह सकते हैं 35 किलो चावल अगर लेते हैं तो उनको मात्र 25 रुपये ही देना पड़ेगा 25 किलो के लिए, बाकी 10 किलो फ्री में रहेगा। उसके बाद निराश्रित है, निराश्रित को 10 किलो ही मिलेगा और वो भी फ्री में मिलेगा, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई अमाउंट देना नहीं पड़ेगा। और निःशक्तजन को भी 10 किलो मिलेगा और फ्री में मिलेगा। और जो APL हैं, APL जिसके लिए यूनिवर्सल PDS सिस्टम लागू किया गया है, उनको 35 किलो चावल मिलेगा और प्रत्येक किलो के लिए उनको 10 रुपये देना पड़ेगा, मतलब 1 किलो 10 रुपये में मिलेगा। ये हो गया खाद्यान्न
अन्य राशन ये अन्य राशन केवल अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड वालों को ही मिलता है। अन्य जो राशन कार्ड जिसमें हमने देखा निःशक्त जन, अन्नपूर्णा, सामान्य, एकल निराश्रित, इनको और अन्य के नहीं मिलता है। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या मिलता है। एक तो आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक के लिए अगर BPL कार्डधारी है या BPL श्रेणी में है तो उनको निःशुल्क मिलेगा। और क्या क्या मिलेगा, अगर वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है तो उसको 1 किलो मिलेगा नमक। अगर वो गैर अनुसूचित क्षेत्र का है तो 2 किलो इसको मिल रहा है। उसके बाद इसमें जो APL है, APL के लिए आपका ये जारी हुआ है मिलना 1 जून 2020 से, और इनको मैक्सिमम 2 किलो तक नमक मिल सकता है आयोडीन युक्त, और प्रत्येक किलो की इनको देना पड़ेगा 20 रुपये। उसके बाद इसका शक्कर भी मिलता है 1 किलो और उसका मूल्य है 17 रुपये। उसके बाद चना मिलता है 2 किलो और प्रत्येक का मूल्य है 5 रुपये प्रति किलो। इसके अलावा रिफाइंड ऑयल भी मिलता है, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया गया क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो ये हो गया आपका आज का PDF सिस्टम। तो इसको वीडियो को 1 से 2 बार आप पॉज करके देखेंगे तो पूरी तरीके से याद हो जाएगा। और इससे बाहर से क्वेश्चन तो बनने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और जो ट्रिक वीडियो है उसको अलग से मैं एक क्लास के दौरान उसको ट्रिक से कैसे याद करना है, ताकि उसमें क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है, पढ़ते समय तो याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं, तो उसके लिए मैं अगर वीडियो बना दूँगी। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो या कन्फ्यूज़न हो या समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको क्वेश्चन पूछें, और उसको मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।